हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और एक नए सुबह की शुरुआत और एक नए चीज की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव माइंड से करना चाहिए। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आजकल क्या है? सब हमारे लिए पढ़ाई है, लेकिन नहीं गुरुदेव, हम तो कच्चा बादाम और उनके पीछे पगला गए। बेटा, पगलाने से कुछ नहीं होता, ठीक ना। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बेटा आप पढ़ाई करिए और कुछ भी नहीं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सारी चीजें सुधर जाएगी। आपके अंदर चाहे जितनी कमियां रहेगी, चाहे जितनी चीजें रहेंगी, सब चीज का सुधार हो जाएगा। केवल एक चीज है, स्टडी। फोकस ऑन योर स्टडी। अब कहें गुरुदेव, बहुत लोगों को देखे हैं जो कितने उच्च लेवल पे होने के वजह से भी वो अच्छे नहीं हैं। अरे, हमें दूसरों से क्या फर्क पड़ता है जी। हमें खुद के अंदर क्या करना है? बदलाव करना है। निरंतर बदलाव कीजिए और इतना बदलाव कीजिए कि आपकी सफलता बेटा बहुत ही ऊपर रहे। मतलब समझ रहे हैं ना? जो आप चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। गुरुदेव, सिर्फ एक चीज है, क्या गुरुदेव? हार्ड वर्क। गुरुदेव हार्ड वर्क। लेकिन आजकल कौन करना चाहता है? अभी एक उदाहरण दे दें गुरुदेव, भट्ठे पे काम करने वाला व्यक्ति भी हार्ड वर्क कर रहा है। बेटा, हार्ड वर्क का मतलब वो नहीं होता। हार्ड वर्क का मतलब होता है स्टडी पर। अपने फोकस करिए पढ़ाई पर। कहें गुरुदेव, हम 12 घंटा नहीं पढ़ेंगे, हम पागल हो जाएंगे। अरे, हम तो पढ़ेंगे गुरुदेव 1 से 2 घंटे। भैया, कुछ नहीं होगा। 1 से 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा 12-12 घंटे, 13-13 घंटे। हैं? गलत चीज सोचने में आपका दिमाग नहीं पगला रहा है। हैं? तो पढ़ने में पगला जाओगे, पगला जाओगे। आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, चीजों को हटाकर, चीजों को निकाल कर। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। जो मेरी जिंदगी है ना, केवल दो चीजों पे टिकी हुई है। गुरुदेव, किस किस पे? मैं आपको बता दूं। एक चीज तो मेरा स्टडी है। देखिए बेटा, अगर हमारा 24 घंटे हैं तो नाउ देखो, मेरे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं वो बीत गई, हम उस पर फोकस नहीं करते। बट मैं अपना जो टाइम देता हूं 24 घंटे में, लगभग 10 घंटे मैं अपने स्टडी को देता हूं। 10 घंटे अपने स्टडी को देता हूं और 4 घंटे आपको देता हूं। 4 घंटे आपको देता हूं, बाकी अपना खाना नहाना और सो जाना। बाकी और कोई काम मेरे पास बेटा नहीं है। मैं अपनी स्टडी को 10 घंटे देता हूं, बाकी 4 घंटे आपको पढ़ाने के लिए देता हूं, आपको चीजें करवाने के लिए। बाकी सारा सारा अपने सोने में, घूमने में, इधर उधर में अपना निकाल लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपके अंदर हजार बुराइयां हैं, छोड़िए, हम भगवान के ही अंश हैं। उनके ऊपर छोड़ दीजिए और मेहनत करिए। सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। और हमेशा अपने बारे में नहीं, ये सोचिए कि हम गरीब लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग जिनके पास कपड़े नहीं हैं, रात में ऐसे ही सो जाते हैं फुटपाथ पे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर, कुछ अच्छा करिए ना। हाँ, कुछ अच्छा करिए। पेड़ तो भैया जानवर भी भर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्लास 12 फिजिक्स बेटा 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। कितने? 8। अच्छा, ये टॉपिक का कारण क्या है? पहली बात तो अपना ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये 100% बेटा रिपीटेड टॉपिक है। 100% रिपीटेड टॉपिक है। अच्छा, ये 8 टॉपिक में और क्या है गुरुदेव? इसमें आपको पूरा पूरा परिभाषा मिलेगी बेटा। क्या मिलने वाली है? परिभाषा मिलने वाली है। अच्छा, और क्या मिलेगी? साथ ही साथ कोई मात्रक पूछ लेगा, ठीक ना, या फिर टिप्पणी पूछ लेगा। और ये ऐसे आपके प्रश्न हैं जो कि पेपर में लगातार बनते रहते हैं। तो ये 8 टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ट्रस्ट मी, गारंटी देता हूं सर, चैलेंज है, एक टॉपिक फंसेगा। ये 8 में से बेटा 1 से 2 टॉपिक आपका पेपर में आ जाएगा। जो आपका 7 सेट फिजिक्स का बनेगा, उसमें किसी एक आप सेट में आपका क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा, डिफिनीशन वाला। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं रहने वाला है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं रहने वाला है। तो इसमें गुरुदेव क्या रहने वाला है? तो बेटा, ये क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए ये 8 परिभाषा वाले टॉपिक रहने वाले हैं बेटा। तगड़ा वाला कंटेंट है गुरुदेव। इसका पीडीएफ बेटा करेजवा, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, SKM स्टडी को गूगल प्ले स्टोर से इसका ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए ना। वहां पे महाभारत का बैच है, 1 नवंबर से चलने वाला है। उसमें क्यों एक सेट की, एक पेपर की 7 सेट पढ़ाएंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन वो 1 नवंबर से आएगा, ऐप पर लाइव क्लास चलेगा उसका। सबसे पहला बेटा टॉपिक प्रश्न नंबर 1। सबसे बेटा पहला टॉपिक क्या है? प्रश्न नंबर 1 बहुत प्यारा प्रश्न है। हर वर्ष आपके पेपर में देखने मिलता है। क्या पूछेगा कि स्व प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। मतलब बेटा डिफिनेशन पूछेगा। कभी कभी डिफिनेशन ना पूछ के अगर
एग्जामिनर का दिमाग सटका। अच्छा गुरुदेव सटक गया, हाँ बेटा सटक गया, तो क्या पूछ लेगा आपसे बेटा, यूनिट पूछ लेगा, ये मात्रक आपसे पूछ लेगा। ठीक है कोई बात नहीं गुरुदेव, अब वो चाहे परिभाषा पूछे या पूछे मात्रक, लेकिन शिवम तो बताए हैं, क्या गुरुदेव बताए हैं, अरे परिभाषा, किसी कुंडलनी का स्वप्रेरण गुणांक कुंडलनी में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के क्या होती बेटा, बराबर होती है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कि जब किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है, क्या होती बेटा, एकांक धारा प्रवाहित होती है। अब जब धारा प्रवाहित होगा तो कुंडली में क्या, अरे भैया चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होंगे, और इनकी जो संख्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स के ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है, वो किसके बराबर होती है, स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होती है। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है बेटा, बराबर होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं क्या, स्वप्रेरण गुणांक, उसे क्या कहते हैं बेटा, स्वप्रेरण गुणांक। बहुत तगड़ा वाला परिभाषा है, पेपर में आएगा, छाप देना, रिपीटेड है बेटा, आपके पेपर में आता है, ध्यान देना आपके पेपर में आता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में रिपीट होता है, आपके पेपर में रिपीट होता है, और बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, और एक दिन वही बहुत बड़ा घाव दे जाता है। हमने भी बहुत सारी चीजों से अपनी गलतियों को सीखा है, बिल्कुल यार गलतियां सबसे होती हैं, और मैं अपने जीवन में हर चीजों को सीख सीख के आगे बढ़ा और सफलता पाई है, और हर चीज में पाएंगे भी आप, क्योंकि अपने कमियों को स्वीकार कीजिए और उससे आगे निकलिए। कमियां सब में होती हैं, आप भगवान नहीं हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एक अच्छा इंसान बनने का मजा आएगा, मजा आएगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है क्या, जितने बच्चे हमारे करे वालों कमेंट बॉक्स में छापिए, अरे गुरुदेव क्लियर है, तगड़ा वाला ये टॉपिक है बेटा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। लगा लीजिए टिक, टिक लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, बाद मत कहना गुरुदेव पेपर में नहीं आया, बाद में मत कहना करजवा पेपर में नहीं आया गुरुदेव दूसरा, अरे गुरुदेव प्रकाश से उठाए हैं क्या, हाँ ये प्रकाश से उठाए हैं। क्या है बेटा, क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, क्या है, पहले बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, और व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। मतलब जो प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, किसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, या क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी बेटा ये जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा लिखना है, और इसकी जो शर्तें हैं आपको बताना है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं सवाल ये पूछता हूं कि मैं देखना चाहता हूं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे करेजा लोग हैं, उसमें से किसका आंसर सही होता है, और इसका परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से रिलेटेड जितनी परिभाषाएं बन सकती है आप बना सकते हैं, सोच के हम शर्त बताएंगे, और सोच के आप बताइएगा किसकी क्या परिभाषा हो सकती है, बाकी हम आवश्यक शर्तें आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप खुद से भी चीजों को ढूंढेंगे ना तो चीजें याद रहती हैं। आप सोचिए कि जब हमारे गुरुजी हमें देते थे कोई भी चीज खुद से करने के लिए, तो हमें चीजें जहां पे गलतियां करते थे गुरुदेव गुरुदेव ले पिटाई करते थे, और जब गुरुजी ले पिटाई करते थे तो हमें चीजें क्या होती थी, याद होती थी। आज हमारा दिमाग खोखला क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि हम लोग कुछ सोचना नहीं चाहते ना, कुछ करना नहीं चाहते, मिल जाए एकदम तगड़ा वाला बना बनाया गुरुदेव बिस्तर पे देख रहे हैं एकदम मोबाइल खोल के है कि नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर लिखिए, सबसे पहला शर्त क्या है, परिभाषा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब बेटा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। जो प्रकाश के दोनों स्रोत से निकलने वाले, जो प्रकाश के स्रोत हैं दो, उससे निकलने वाली जितनी भी तरंगे होनी चाहिए, उनके जो कलाओं का तरंगों कलाओं का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहला सब, दूसरा क्या है, अर्थात प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा दोनों स्रोतों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। जितने भी स्रोत हैं उन सब की आवृत्तियां और जो तरंगदैर्घ्य है लेमडा बेटा, तरंगदैर्घ्य
लेमडा बराबर होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या स्रोत गुरुदेव शर्त है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। हम कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे दें, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको बराबर है या लगभग बराबर है किसके गुरुदेव, 0.99। ये जो हमारा है इसको ऐसे कर सकते हैं, 0.99 ये बराबर हो सकता है या फिर लगभग बराबर हो सकता है किसके, एक के। क्योंकि ये जब 9 अगर 5 से अधिक है तो एक ये जुड़ जाता है, तुरंत जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो इसको जो 0.99 बराबर एक के कर सकते हैं, या लगभग लगभग मतलब बहुत माइनर सा थोड़ा सा अंतर है, एक के ले सकते हैं। जब हम स्टील डिजाइन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो वहां पे FOS होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्ट्रेस अपान मतलब सिग्मा ST अपान FOS, ठीक है ना। तो वहां पे जब हम लोग लेते हैं, अरे यार सर यार कहाँ घुस गए, माफी चाहते हैं, उसको नहीं लाना चाहिए, चलिए यही समझिएगा, ये लगभग बराबर होता है। यार आज हम उसका मॉक टेस्ट दे रहे थे, हम उसी को बताने लगे, माफी चाहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे, क्योंकि वहां पे भी लगभग बराबर ही था, 1.78 और 1.82। दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, क्या होने चाहिए बेटा, पास होने चाहिए। ऐसा नहीं दूर दूर कर दे, दूर दूर कर देंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो दोनों जो स्रोत होने चाहिए प्रकाश के, वो क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। और दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण, संकीर्ण मतलब क्या होता है बेटा, पतले होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पतले। अरे भैया जब टार्च मारते हैं तो उसको आगे वाले देखेंगे बड़ा रहेगा, ये बहुत पतला होना, जहां से प्रकाश निकले बहुत ही पतला होना चाहिए, यानी संकीर्ण होना चाहिए। चलिए, तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड है, आप खोल लीजिए किताब, अपनी पुस्तक मिला लीजिएगा। देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है। मतलब देहली आवृत्ति कार्यफलन से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। चलिए, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, उत्सर्जन कर सके, उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे V0 से दिखाते, किसे, V0, V0। इसको हम लोग, अगर कोई नीचे जीरो रहता है, जब ये शून्य नीचे रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉट बोलते हैं। इससे कम आवृत्ति होने पर धातु की कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तीसरा के बाद चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बेटा, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, परिभाषा दीजिए। टिप्पणी करने वाला प्रश्न आता है, तो जो टिप्पणी करने वाले प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, परिभाषाएं बन सकते हैं, वो सारे हम आपको दे देते हैं। ये छोटे छोटे परिभाषाएं खूब बनते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा ना। तो हेडिंग डालिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण गुरुदेव होता क्या है, किसे कहते हैं। तो जब किसी कुंडलिनी तथा चुंबक के बीच सापेक्ष परिवर्तन होता है, जब कोई भी कुंडलिनी और चुंबक के बीच सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तन होता है। सापेक्ष मतलब एक दूसरे के करेस्पॉन्डेंस, परिवर्तन होता है, तो कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडलिनी में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब पेपर में प्रेरण ना देके अगर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल दे दे, क्या दे दे बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल दे दे, तब भी यही परिभाषा होगी। अच्छा, प्रेरण कब बनेगा गुरुदेव, अरे भैया इसी घटना को, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, ये जो घटनाएं घट रही है, इसी घटना को बेटा क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बस कुछ अलग से जोड़ा ना, घटाया ना, एक तीर से दो निशाना। पेपर में विद्युत वाहक बल दे दे, परिभाषा सेम टू सेम, प्रेरण जैसे भी देगा इस घटना को, और कुछ भी आपको करने की बेटा जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला लीजिए, अगला पांचवा यहाँ पे टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इनकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनका आपको बेटा क्या करना है, उल्लेख करना है। क्या करना है बेटा, उल्लेख करना है। चलिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है पहले देख लेते हैं, किसे कहते हैं समविभव पृष्ठ।
किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ध्यान देना, किसे कहते हैं बेटा समविभव पृष्ठ? आप सीधा बताएंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो। बेटा कहां पर हो? समान विभव पर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या क्या है सर? इनकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहला बेटा विशेषता हो सकती है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वर्ग क्या होता है बेटा? शून्य होता है, बोले तो जीरो होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। कैसी होती बेटा? लंबवत होती है। क्लियर है ना? चलिए अगला यहाँ पे लीजिए, छठवां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। छठवां बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ध्यान देना। संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। मतलब संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की आपको क्या देना बेटा? परिभाषा देना है। जो परिभाषाएं बन सकती हैं पेपर में वो हम सारा आपको करवा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर बेटा क्या करेंगे? शेयर करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक। चलिए, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है? संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है, अर्थात उसका विभव कम करके, जिससे कि उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, उसे क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अच्छा, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं संधारित्र की धारिता? ध्यान दीजिएगा, किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संधारित्र की धारिता कहा जाता है। और संधारित्र की धारिता बेटा सी से प्रदर्शित करते, किससे दिखाते हैं? सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दिखाते हैं? सी से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे मिल जाएगा, ठीक ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे क्या है, विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम को लिखिए। सर, विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के कितने नियम हैं? अगर ये कह बोलता कि किरचॉफ का नियम क्या है, तो उसके लिए आप अलग लिखते हैं। विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ कितने नियम हैं? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला बेटा संधि का नियम, दूसरा बंद पास का नियम। पहला संधि का नियम, दूसरा बेटा बंद पास का नियम। गुरुदेव, संधि का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं के बीच गणितीय योग क्या होता है बेटा? शून्य होता है। मतलब कोई भी परिपथ के संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराओं का योग होगा, क्या होगा बेटा? बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा बंद पास का नियम, किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? ना गुरुदेव, हमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और एक बात ध्यान देना कि हमेशा कोशिश करिएगा चीजों को बेहतर से बेहतर करने की, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए, खुद में वो एनर्जी पैदा करने के लिए जिससे आप बेहतर कर सकते हैं चीजों को। समझ आ रहा है ना? बेशक आप 1000 गलतियां करेंगे, लाख गलतियां करेंगे, लेकिन आप उनसे सीखिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमसे वो बार बार गलतियां ना हो, और जो हो चुकी हैं उनको कैसे बदला जा सकता है। अपनी मानसिक भावनाएं, अपनी चीजों को कैसे हम बदल सकते हैं और किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। और सफलता बेटा कोई एक रात की मेहनत नहीं है। और ये बात ध्यान देना, रात में जागने वाला हर एक व्यक्ति आशिक नहीं होता कि अगर 2 बजे तक जाग रहा है, 3 बजे तक जाग रहा है, सुबह 4 बजे तक जाग रहा है तो वो आशिक ही है। जरूर नहीं बेटा, वो आशिक होता है, बेशक आशिक होता है, लेकिन किताबों का आशिक होता है। समझ आया ना? मोहब्बत तो जीती जा सकती है,
लेकिन पहले आपको खुद को जीतिए और उस लायक बनाइए, डिजर्व करिए। हम डिजर्व तो करते नहीं। अच्छा, हम लोगों की ख्वाहिश भी बहुत अलग होती है कि हमें ये फूल मिल जाए, हमें ये गुलाब मिल जाए, हमें ये परी मिल जाए। अरे परी परा सब मिलेगा, पहले आप डिजर्व करिए। आप अपने आप को लायक बनाइए ना, उस लायक बना लीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लायक बने नहीं, इच्छाएं तमाम रख ली है, तो बड़ा वो चीजें टिकेंगी नहीं। पहले डिजर्व करिए, खुद के अंदर झांकिए, क्या हम इस लायक बन चुके हैं? जिस दिन आप उस लायक बन जाएंगे और झांक लीजिए खुद के अंदर कि हाँ बन गए हैं, तब आप चीजों को प्रयास करिएगा। उसके पहले प्रयास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर कर रहे हैं तो सबसे मूर्ख आदमी है। मतलब समझिएगा, आपकी पढ़ने की उम्र है। किसकी उम्र बेटा? पढ़ने की उम्र है। अब हम पढ़े हैं, आज की बाजी के चक्कर में गुरुदेव गुरुदेव मोंटी कार्लो का फोन आ रहा है? मोंटी कार्लो का फोन आएगा आएगा, लेकिन खुद का पहले कॉल करके अपना भविष्य बना लो ना। उनका आएगा बेशक। और रही बात कि गुरुदेव अब जाने दीजिए, नहीं बोलेंगे, नहीं तो बवाल करे खड़ा कर देंगे आप लोग। चलिए इसको देखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? मेहनत करिए, सफल होइए, जीवन में इतना सफल होइए कि आपकी वजह से किसी को दुख ना हो, बल्कि आप किसी का भला कर सके, इतना सफल होइएगा। अगला लीजिए बेटा, प्रश्न नंबर 8 और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ओम का नियम। क्या है यहाँ पे? ओम का नियम। अच्छा, गुरुदेव यहाँ पे बोला है लिखिए, ओम का नियम लिखिए, तो आप केवल यहाँ पे परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। अगर यहीं पे दे देता उल्लेख कीजिए, तो आपको बेटा सूत्र भी लिखना होता। क्या लिखना होता? सूत्र भी लिखना होता। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं ओम का नियम? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों पर विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या रहता है बेटा? नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। जो जीरो पर लगने वाला विभवांतर है वो, और उसमें बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या होता है? नियत रहता है। यानी कि यहाँ पे V अपान आई, V अपान आई, ठीक ना, बराबर R कर दीजिएगा। R जो है बेटा क्या है? प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है। तो V बराबर आई आर हो जाएगा, या V अपान आई बराबर R हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते, V बराबर आई इंटू आर, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये रहे सबसे 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो परिभाषाएं आपके पेपर में हर वर्ष बनते हैं। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी ऐसे ऐसे टॉपिक आपके पेपर में बन सकते हैं, उन्हें सभी को हम कलेक्ट करके आपको पढ़ा देंगे। आपसे ये मैं वादा करता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टेंशन फ्री होकर बेटा पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। सोचना ही नहीं है यार, सोचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि करिए। जितना मेहनत करेंगे ना, उतना ज्यादा सफल होंगे। तो सफलता पाना है तो मेहनत करिएगा, दबाकर, दबाकर मेहनत कीजिए, सफलता कदम चूमेगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।